हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो लीवर फंक्शन टेस्ट समझने से पहले हम लीवर और लीवर के फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, अगर लीवर और लीवर के फंक्शन हमको अच्छे से समझ में आ गए तो लीवर फंक्शन टेस्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीवर से कि लीवर क्या होता है। ठीक है, लीवर और लीवर के फंक्शन हमें पता होंगे तभी तो हम उसके टेस्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो लीवर क्या होता है? लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर क्या है? एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, इन लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि एक्सटर्नल, अगर ओवरऑल बॉडी की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा हुआ? स्किन। ठीक है, स्किन हमारी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हुई। तो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है? लीवर। ठीक है, जिसका वेट होता है लगभग 1.2 टू 1.5 kg। ठीक है, इसका वजन इतना ज़्यादा होता है लेकिन इसका काम भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो देखते हैं कि लीवर का काम क्या होता है। तो लीवर हमारे बहुत सारे काम करता है। वो मेटाबॉलिज्म का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सक्रीशन, बहुत सारे लीवर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हम एक एक करके सबसे पहले इसके फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला और मेजर फंक्शन लीवर का क्या होता है? बाइल का प्रोडक्शन करना। अब ये बाइल क्या है? ठीक है, बाइल जो है वो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, खाने को पचाने में हेल्प करता है कौन? बाइल। बाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट होती है? बाइल के अंदर प्रेजेंट होती है। इस बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है? लीवर की सेल। ठीक है, हम यहाँ पे लीवर बनाते हैं, ये हमारा लीवर है। ठीक है, अगर डायग्राम सही नहीं बने तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, आपके हिसाब से बना लेना। डायग्राम में मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लीवर है, शायद थोड़ा ऊपर चला गया पर कोई बात नहीं। तो ये हमारा लीवर है। ठीक है, लीवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डायफ्राम के नीचे, एब्डोमेन के ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है। लीवर का वेट कितना होता है? 1.2 टू 1.5 kg। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब ये जो हमारा लीवर है, हम कहते हैं ना कि हमारा लीवर बहुत सारे काम करता है, लेकिन हमारा लीवर नहीं, एक्चुअली में लीवर के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है ना वो काम करती है। तो लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या प्रेजेंट होते हैं? लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लीवर के जैसे ये हमारा एक बात हो रह गई कि इसको हम कहते हैं राइट लोब। ठीक है, लीवर जो होता है वो दो लोब से मिलकर बना हुआ होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ठीक है, लेफ्ट लोब, ये दो लोब से मिलकर बना हुआ होता है। जैसा काम इसमें हो रहा है वैसा ही इसमें भी होगा। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि लोब्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे लोब्यूल्स इसमें है वैसे ही इसमें भी है। तो ये लोब्यूल्स जो है इन्हें हम क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ठीक है, ये लीवर की फंक्शनल यूनिट होती है क्योंकि सारा काम जो है इस लोब्यूल के अंदर ही होता है। तो ये क्या है? हमारा लोब्यूल्स है। ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं, ये हमारे लोब्यूल्स है। अब इस लोब्यूल्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से चेन में प्रेजेंट होती है वो सेल। इस तरीके से जो सेल प्रेजेंट होती है इनको हम क्या कहते हैं? हिपेटोसाइट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हिपेटोसाइट। ठीक है, हिपेटोसाइट या फिर पेरेन्काइमल सेल भी इसको कहते हैं। तो ये सेल जो है ये बहुत सारा काम करती है। अब इन सेल का, ये सेल जो है वो किस तरीके से बाइल का प्रोडक्शन करती है, तो हम एक लोब्यूल बना के देख लेते हैं। ये इतना समझ में आया? मैं यहाँ पे हटा दूँ, यहाँ पे केवल एक लोब्यूल बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम केवल एक लोब्यूल बना लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमने एक लोब्यूल बना लिया है। हम यहाँ पे अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं हिपेटोसाइट। ठीक है, इस तरीके से ये हमने बना ली हिपेटोसाइट। ठीक है, अब बाइल का प्रोडक्शन कैसे होता है कि ये हिपेटोसाइट जो होती है वो बाइल का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो ये जो हिपेटोसाइट बाइल बनाएगी वो यहाँ पे भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूरे में बाइल भर दिया। ये हिपेटोसाइट इसने भी इस तरीके से यहाँ पे बाइल भर दिया, इन्होंने भी भर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे बाइल भर गया। ठीक है, अब ये क्या करेगी? एक ब्रांच बनाएगी जिसमें इस बाइल को ये इकट्ठा करेगी। ठीक है, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक डक्ट बनेगी, यहाँ पे भी बाइल भर जाएगा, यहाँ पे भी भर जाएगा, यहाँ पे भी भरेगा। ठीक है,
अब जितने भी लोब्यूल्स प्रेजेंट है वो सब क्या करेंगे, इस तरीके से बाइल बना बना के बाइल डक्ट में भर देंगे। इसी प्रकार इसमें भी होगा। तो ये सारे बाइल डक्ट यानी कि सारी ब्रांच मिलकर एक डक्ट बनाएगी जिसे हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक डक्ट बनाई इसने, कौन सी, हिपैटिक डक्ट। इसी प्रकार इधर से भी एक हिपैटिक डक्ट आएगी बाइल लेके, और इधर से भी एक डक्ट आएगी। तो इस लोब से जो डक्ट आ रही है उसको हम कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। क्या कहते हैं, राइट हिपैटिक डक्ट। और इधर से जो आ रही है उसे हम कहेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, ये दोनों अपना अपना बाइल लाके यहाँ पे मिला देगी। अब ये बाइल जाएगा किसके पास में, यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे गॉल ब्लैडर बना लिया। ठीक है, तो ये बाइल जो है वो यहाँ पे आएगा इस गॉल ब्लैडर में। यहाँ पे एक डक्ट होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक है, इस डक्ट के थ्रू ये बाइल जाएगा गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइल का स्टोरेज होगा। ठीक है, ये बाइल को स्टोर करके रखती है और क्या काम करती है, बाइल को कंसंट्रेशन करने का काम करती है। मतलब कि यहाँ से जो बाइल आ रहा है वो पतला है और यहाँ से जो बाइल निकल के आएगा गॉल ब्लैडर से वो गाढ़ा रहेगा। और स्टोरेज क्यों करेगी, क्योंकि हम हर टाइम तो खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप खाना खाओगे ये इसको बाइल को इसमें से निकालेगा और इंटेस्टाइन में भेजेगा खाने को पचाने के लिए। ठीक है, तो मान लो अब हमारा खाना आ गया है, अब इस गॉल ब्लैडर को इस बाइल को भेजना है, तो ये इस बाइल को भेजेगा सिस्टिक डक्ट के थ्रू। ठीक है, तो एक डक्ट हमारी इधर से आ रही है, एक डक्ट हमारी इधर से आ रही है, और एक डक्ट जो है वो गॉल ब्लैडर के आएगी। तो दोनों ही बाइल लाने का काम कर रही थी, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ओपन होगी एक ऑर्गन में। वो कौन सा ऑर्गन होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियास। ठीक है, मैंने यहाँ से इसने इसमें इस डक्ट में एंजाइम को भर लिया। यहाँ पे क्या भरे हुए हैं, एंजाइम भरे हुए हैं। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब ये पेनक्रियाटिक डक्ट इधर से आएगी, इधर से आ रही है, और ये बाइल कॉमन बाइल डक्ट बाइल को लेके इधर से आ रही है। दोनों आपस में मिल जाएगी। ठीक है, दोनों आपस में मिल जाएगी तो क्या बनाएगी, अरे ठीक है, दोनों आपस में मिल जाएगी तो क्या बनाएगी, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब कि जो लीवर से जो डक्ट आ रही है उसको हम कहते हैं हिपैटो, और पेनक्रियास से जो डक्ट आ रही है उसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक। तो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों में क्या प्रेजेंट है, अब यहाँ पे बाइल भी मिक्स हो गया है और एंजाइम भी मिक्स हो गए। ठीक है, अब ये दोनों ओपन होंगे किसमें, हमारी इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, अब ये वहाँ पे खाने को पचा देंगे। ठीक है, तो ये बाइल का हमने देखा कि किस तरीके से प्रोडक्शन होता है और सिक्रीशन होता है। बाइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है मैंने आपको बता ही दिया है। तो बाइल के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बिलीरुबिन, और इस बिलीरुबिन के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कहीं पेशेंट को जॉइंडिस तो नहीं है। तो आज हम बिलीरुबिन के बारे में भी पढ़ेंगे आज की क्लास में, वो हम लीवर फंक्शन टेस्ट में देखेंगे। तो ये एक फंक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड फंक्शन हमारा है मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड जाता है ना वो पहले लीवर में जाएगा, किसके थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू। ठीक है, तो पोर्टल वेन के थ्रू, पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहाँ पे पोर्टल वेन होती है। ठीक है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को लेके जाती है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। हम कहते हैं ना कि लीवर जो है वो ग्लूकोज का स्टोरेज का काम करता है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो वो ग्लूकोज इसको कहाँ से मिलती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है पोर्टल वेन, यहाँ पे पोर्टल वेन प्रेजेंट होती है जो कि इस ब्लड को लेके आती है और उस ब्लड को इस लीवर को लाके देती है। तो ये सेल्स क्या करती है, उस ग्लूकोज को उसमें से ले लेती है। ठीक है, ग्लूकोज को ले लेगी तो यह क्या करेगी, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी किसमें, ग्लाइकोजन में।
ग्लूकोज को ये किस में कन्वर्ट करेगी, ग्लाइकोजन में, ठीक है। इस ग्लाइकोजन को वो स्टोर कर लेगी ताकि जब भी हमें ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी तो इस ग्लाइकोजन को तोड़ के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम भी करता है। सेकेंड फंक्शन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का काम करता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी कि एल्बुमिन का फॉर्मेशन करना, ठीक है, एल्बुमिन का फॉर्मेशन करती है। और अमाइनो एसिड जो होता है ना, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये हमारी लीवर सेल क्या करती है, लीवर सेल क्या करती है कि ये जो अमाइनो एसिड है ना, इस अमाइनो एसिड को लेती है और इसको दो तरीके से यूज़ में लेती है। यानी कि एक से तो ये बना देती है ग्लूकोज, एक से तो ये बना देगी ग्लूकोज और एक से ये बना देगी इधर अमोनिया, ठीक है, NH3, ठीक है। अब ये जो अमोनिया है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसको हमारी बॉडी में तो स्टोर करके रख नहीं सकती, इसको हमारी बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि इसको ये बॉडी से निकाल नहीं सकती। तो ये क्या करेगी कि इस अमोनिया को कन्वर्ट करेगी किस में, यूरिया में। किस में कन्वर्ट करेगी, यूरिया में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि यूरिया भी टॉक्सिक है लेकिन वो लेस टॉक्सिक है देन किससे, अमोनिया से। अब इस यूरिया को वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देगी, ठीक है। यूरिया क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने किडनी फंक्शन टेस्ट पढ़ा था उसमें। तो यूरिया को ये एक्सक्रीट आउट कर देगी, मतलब कि एलिमिनेशन का काम भी कर रही है साथ ही साथ, और ब्रेकडाउन भी कर रही है अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का काम भी करती है। लिपिड मेटाबॉलिज्म का काम भी हमारा लीवर करता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी करता है, ठीक है। लिपिड का मेटाबॉलिज्म अभी थोड़े ही दिन पहले हमने पढ़ा था लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कि हमारा लीवर जो है वो ट्राइग्लिसराइड को स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करता है। यानी कि कुछ अमाउंट में हम कोलेस्ट्रॉल तो बाहर से लेते हैं लेकिन हमारा लीवर भी कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक फैट है, ठीक है। तो अगर आप खाते ही जाओगे ट्राइग्लिसराइड जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लीवर के अंदर बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं फैटी लीवर, ठीक है। लीवर के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करने का काम कर रहा है। तो आप जितना ज़्यादा खाओगे इतना ज़्यादा उसमें स्टोर होता जाएगा और उसके कारण हमारा लीवर जो है वो फैटी लीवर हो जाएगा। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म का काम भी हमारा लीवर करता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है सर्कुलेटरी फंक्शन की। सर्कुलेटरी फंक्शन को समझने के लिए हमको इसको हटाना पड़ेगा। अब मेरे पास एक स्टूडेंट की कमेंट आई थी कि मैडम आप पूरा बोर्ड कवर कर लेते हो, तो मैं थोड़ी साइड में हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको हटा के हम यहाँ पे सर्कुलेटरी फंक्शन देखेंगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं, फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बना देंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम कहाँ चल रहे थे, सर्कुलेटरी फंक्शन पे। हमने देखा कि हमारी सेल जो है लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से सेल का अरेंजमेंट होता है। ये हमारी सेल्स है जिसे हम हेपेटोसाइट कहते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक डक्ट प्रेजेंट होती है जहाँ पे बाइल भरता जाता है, ठीक है। ये सेल बना के बाइल भर देती है। कि हमारी सेल इतना सारा काम करती है तो क्या इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको ऑक्सीजन देने के लिए हमारा ब्लड आएगा कहाँ से, आर्टरी से, ठीक है। तो यहाँ से जो आर्टरी आ रही है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, इसको हम कहते हैं हिपैटिक आर्टरी। क्या कहते हैं, हिपैटिक आर्टरी। अब ये ऑक्सीजन लेके आ रही है तो ये ऑक्सीजन लाके इसको देगी, ठीक है। तो इधर की जो सेल है वो इसको यूज़ कर लेगी ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन इसमें से ले ली, ठीक है। अब इसने सारी ऑक्सीजन ले ली तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन इसमें खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ये हमारा ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजनेटेड, दोनों ब्लड मिक्स हो गए, ठीक है। इतना समझ में आया। सेम इधर भी होगा, ठीक है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ये सब हो गया। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि पोर्टल वेन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड लेके आती है जिसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई है, पोर्टल वेन, ठीक है, जो कि क्या ब्लड, कौन सा ब्लड लेके आ रही है, जिसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे भर लिया है हम, तो यहीं देख लेते हैं। इसमें क्या भरा है, बाइल, ठीक है। इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो पोर्टल वेन आई है ये क्या लेके आई है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो इसने लाके ग्लूकोज जो है वो भी यहाँ पे दे दिया। तो हमारी सेल जो है इससे ग्लूकोज भी छीन लेगी, ठीक है। इसने ग्लूकोज को भी ले लिया
तो अब ये जो ब्लड बचा है, ठीक है, ये भी इसमें मिक्स हो जाएगा और ये तीनों ओपन होंगे कौन किस में, एक ब्रांच में जिसे हम कहते हैं सेंट्रल वेन। क्या कहते हैं? सेंट्रल वेन। ठीक है, अब ये सेंट्रल वेन यानी कि इस तरीके से सारे लोब्यूल्स की सेंट्रल वेन इकट्ठी होगी और एक वेन को ये सारा ब्लड दे देगी जिसे हम कहते हैं हिपैटिक वेन। फिर वो चला जाएगा हमारे हार्ट के पास, कहाँ, किसके लिए? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, क्योंकि ये सारा ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड भी डीऑक्सीजनेटेड हो गया, पोर्टल वेन से जो ब्लड आया था वो तो ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब कि इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो रहा है। ठीक है, ब्लड आ भी रहा है, जा भी रहा है, ठीक है, सब काम इसके अंदर हो रहे हैं। तो सर्कुलेटरी फंक्शन भी हमारा लीवर परफॉर्म करता है। हिमेटोलॉजिकल फंक्शन, हिमेटोलॉजिकल फंक्शन मतलब कि हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो हिमेटोपोइसिस मतलब कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा, कौन कौन से सेल? जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो हमें पता है कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन तो बोन मेरो से होता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में बोन मेरो से होता है, जबकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा लीवर भी सेल का फॉर्मेशन करता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस वक्त सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? लीवर से होता है। तो ये सेल्स का फॉर्मेशन करने का काम भी करता है, मतलब कि हिमेटोपोइसिस का काम भी हमारा लीवर करता है। और कोएगुलेशन फैक्टर वो भी इसी में आते हैं हिमेटोलॉजिकल में। तो कोएगुलेशन फैक्टर जैसे फाइब्रिनोजन, ठीक है, जो कि ब्लड को क्लोट करने का काम करते हैं, तो उन सबको बनाने का काम भी कौन करता है? हमारा लीवर करता है। स्टोरेज ऑफ विटामिन और ग्लाइकोजन, विटामिन का स्टोरेज यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, विटामिन ए, डी, ई, के, इन सब का, बी और सी, इन सब का स्टोरेज का काम जो है वो कौन करता है? लीवर करता है। लेकिन विटामिन डी का सिंथेसिस का काम भी लीवर ही करता है, ये इसको स्टोर भी करता है और बनाता भी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ग्लाइकोजन का स्टोरेज का काम करता है, वो हमने देख ही लिया कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेता है। प्रोटेक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है? प्रोटेक्शन का काम क्या? अभी ये जो ब्लड आया है इसके अंदर हमारी क्या प्रेजेंट है? कुफर सेल। कुफर सेल क्या करती है कि इस खाने मतलब खाने में जो भी टॉक्सिक चीज़ें या फिर जो भी बैक्टीरिया, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स, ये सब आ जाते हैं, तो ये क्या करती है? कुफर सेल उसको एनगल्फ कर लेती है, खा लेती है। तो ये प्रोटेक्शन का मतलब हमारी बॉडी को बचा रही है बीमारी होने से। डिटॉक्सिफिकेशन का काम, डिटॉक्सिफिकेशन हम यहाँ पे चलते हैं कि अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है हमारे लिए, तो ये इसको यूरिया में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू रिमूव करने का काम कर रही है। ठीक है, ये यूरिया किडनी में जाएगा, किडनी से यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाएगा, मतलब कि इस टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने का काम कर रही है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रही है। एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन कैसे कर रही है कि बिलीरुबिन जो बनता है, ठीक है, हमने देखा कि बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम बिलीरुबिन कहते हैं। ठीक है, तो इस बिलीरुबिन क्या है? वो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको एक्सक्रीट करने का काम भी कर रही है। कैसे करेगी वो हम आज की क्लास में आगे देखेंगे, जिसमें हम बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस भी हमारा लीवर करता है। प्लाज्मा प्रोटीन में जैसे कि एल्बुमिन का सिंथेसिस करना, ठीक है। एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम एक्टिवेशन जैसे कि ALT, ठीक है, AST, ठीक है, जो कि प्रोटीन से एनर्जी बनाने का काम करते हैं। ALT और एक्सट्रीवर इनको एक्टिवेट करने का काम भी कौन करता है? हमारा लीवर करता है। तो ये लोड्स ऑफ फंक्शन हमारा लीवर परफॉर्म करता है। आई होप आपको ये लीवर फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में कि लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हम क्यों करते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट हम क्यों करते हैं, किस चीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। अब हमारा लीवर जो है वो इतना सारा काम करता है, तो हमें लीवर की केयर तो करनी पड़ेगी, ध्यान तो रखनी पड़ेगी ना। तो इतने सारे टेस्ट हम लगाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा लीवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं, या फिर कोई लीवर डिसीज़ तो नहीं है। लीवर डिसीज़ में जैसे हेपेटाइटिस के डायग्नोसिस के लिए, सीरोसिस के डायग्नोसिस के लिए, जॉइंडिस के डायग्नोसिस के लिए, जॉइंडिस आपने सुना ही होगा, पीलिया, ठीक है, तो पीलिया के डायग्नोसिस के लिए, या फिर फैटी लीवर। फैटी लीवर मैंने आपको बताया ही था कि ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट का स्टोरेज होने लग जाता है, तो लीवर के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, तो उस फैटी लीवर को डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है, अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ को, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उनका लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है, तो उस डिसीज़ को, या फिर लीवर कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए हम इतने सारे ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं।
तो सबसे पहले बात करें टेस्ट फॉर बिलीरुबिन, ठीक है। बिलीरुबिन टेस्ट जो है वो जॉइंडिस के लिए होता है। इसमें दो टाइप का होता है, एक तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। ये क्या होता है हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। टेस्ट फॉर एंजाइम, एंजाइमेटिक टेस्ट में जैसे SGOT, SGPT, एल्केलाइन फास्फेट और गामा GT, ठीक है। ये सारे टेस्ट हम एंजाइमेटिक टेस्ट जो है वो भी परफॉर्म करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में बात करें तो टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। तो इन सभी टेस्ट के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम बिलीरुबिन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म और बिलीरुबिन एस्टिमेट कैसे करते हैं ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और रही बात लीवर और लीवर के फंक्शन की, तो वो हम पढ़ चुके हैं और डिटेल में हम एनाटॉमी की क्लास में लीवर और लीवर के फंक्शन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिलीरुबिन से कि बिलीरुबिन क्या है। तो बिलीरुबिन इज द येलो पिगमेंट। ये क्या है, एक येलो पिगमेंट है। अब पिगमेंट से हमें याद आया कि हमने बाइल के अंदर देखा था एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो पिगमेंट क्या होता है, बिलीरुबिन होता है, ठीक है। तो ये येलो कलर का पिगमेंट होता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को जॉइंडिस तो नहीं है, यानी कि पीलिया तो नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट को जॉइंडिस हो जाता है तो उसके स्किन के कुछ पार्ट, आंखें, नेल्स, ये सब पीली पीली दिखाई देने लग जाती है। किसकी वजह से, इस बिलीरुबिन की वजह से, क्योंकि ये येलो कलर का होता है। तो ये बिलीरुबिन कैसे बनता है, ये बिलीरुबिन बनता है यानी कि एंड प्रोडक्ट ऑफ RBC ब्रेकडाउन। ये बिलीरुबिन जो है एक सेल के द्वारा बनता है। कौन सी सेल के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स है, हमने RBC के बारे में पढ़ा है सेल्स में, ठीक है। RBC जो है जिसे हम इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, तो RBC का शेप जो है वो बाइकॉनकेव शेप का होता है, और इसी RBC के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। ये RBC जो है बाइकॉनकेव शेप की होती है, जिसका लाइफ स्पान जो है वो 120 डेज का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद में ये RBC मर जाती है। तो वो RBC कैसे मरती है कि हमें पता है कि हमारी जो ये रेड ब्लड सेल्स है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इस तरीके से प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले क्या होता है, किस तरीके से RBC का ब्रेकडाउन होता है और बिलीरुबिन बनता है, वो हम ये देख रहे हैं। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये किस आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स है, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। क्या नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो नए प्रोटीन नहीं बनेंगे। तो इस RBC के जो प्रोटीन बन गए हैं, अब इसको इसी से काम चलाना पड़ेगा। RBC का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ये तो हमें पता है कि बोन मैरो से होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये प्रोटीन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होने लग जाती है, इसके प्रोटीन खत्म हो गए। तो क्या होगा कि यहाँ से इतना सा एरिया टूट के इधर अलग हो जाएगा, फिर ये RBC जो है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये RBC क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये तो और बड़ी बन गई। ये RBC जो है वो छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार से फिर वो टूट के अलग पार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार RBC जो है वो हमारी इस तरीके से छोटी सी हो जाएगी, स्पेरिकल शेप की हो जाएगी। उसके बाद में ये RBC जाएगी हमारे किसके पास में, रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम, यानी कि हम समझे तो स्प्लीन के पास जाएगी, ठीक है। स्प्लीन के पास जाएगी, स्प्लीन में जाएगी। स्प्लीन में क्या प्रेजेंट होती है, मैक्रोफेज प्रेजेंट होती है। तो ये मैक्रोफेज क्या करती है, ये मैक्रोफेज क्या करती है, ये हमारी क्या है, यहाँ पे स्प्लीन में क्या प्रेजेंट है, मैक्रोफेज प्रेजेंट है। ये मैक्रोफेज क्या करेगी, इस RBC को इनगल्फ कर लेगी, ठीक है। इस RBC को इनगल्फ कर लेगी। अब इस मैक्रोफेज के अंदर इस रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है। अब ये रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हमारी बॉडी इसको इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगी। तो ये क्या करेगी, हमारी बॉडी बहुत शातिर है, ये क्या करेगी कि भाई तुम्हारे पास हमारे जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सब हमको दे दो, उसके बाद में जो वेस्ट बचेगा ये एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो हमें पता है कि हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हमारी RBC है, ये चलो यहाँ बना ही रखा है, ठीक है। ये हमारी रेड ब्लड सेल्स है जिसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। एक तो ये मिलकर बना हुआ होता है हीम से, और एक और ये बना हुआ होता है ग्लोबिन से, ठीक है।
अब हमारी बॉडी ने इसको क्या किया, यानी कि मैक्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है वो हम बात कर रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन को इसने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक तो हीम में और एक ग्लोबिन में। अब ये देख रही है कि इसमें से मेरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं इससे ले सकता हूँ वो ले लेगा। ये देख रहा है कि ग्लोबिन, अरे ग्लोबिन तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन तो हमारे बहुत काम की चीज़ है, हम इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये प्रोटीन को ले लेगा, ठीक है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड जो है बहुत सारी काम की चीज़ है भाई, इसको हम कैसे जाने दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड का यूज़ इसने कर लिया। अब इसका यूज़ तो हो गया, बात आती है किस पे, हीम पे। अब हमें पता है कि ये हीम जो है वो भी दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये क्या करता है, इस हीम को भी तोड़ेगा कि अगर इसमें से भी जरूरी चीज़ निकलती है तो वो भी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हीम को तोड़ेगा, एक तो ये आयरन में और एक ये तोड़ेगा 4-पायरीन में, ठीक है, 4-पायरीन में। अब आयरन तो इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई, हीमोग्लोबिन ही आयरन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आयरन के अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉरी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन। तो ये सोचेगा इस आयरन को तो मैं नया हीमोग्लोबिन बनाने के लिए यूज़ में ले सकता हूँ, तो इसको भी मैं जाने नहीं दे सकता। अब बचा क्या, 4-पायरीन। अब ये बोलता है कि अब इस 4-पायरीन को तोड़ेंगे, इसमें से निकालेंगे अगर कुछ निकलेगा तो इसने तोड़ा 4-पायरीन को। तो इस 4-पायरीन से क्या बनेगा, बिलीवर्डीन। क्या बनेगा, बिलीवर्डीन। ये 4-पायरीन जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, बिलीवर्डीन में। और ये बिलीवर्डीन जो है वो रेड्यूस होता है किस में, बिलीरुबिन में। किस में रेड्यूस होता है, बिलीरुबिन में। ये बात कहाँ पे चल रही है, हमारी मैक्रोफेज के अंदर, ठीक है। आरबीसी का शब्द जो है वो छोटा हो गया, वो स्प्लीन में गई, स्प्लीन में मैक्रोफेज ने इसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद में ये क्या करे, मतलब इनगल्फ मतलब कि फेगोसाइटोसिस का काम करती है, ठीक है। तो इसने खा लिया, इसका ये ब्रेक डाउन कर रही है मैक्रोफेज के अंदर। तो मैक्रोफेज के अंदर आरबीसी का ब्रेक डाउन हुआ, हीमोग्लोबिन, हीम जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। प्रोटीन का इसने यूज में ले लिया, हीम को फिर इसने दो पार्ट में तोड़ा, आयरन को इसने यूज में ले लिया, 4-पायरीन से क्या बना, बिलीवर्डीन। और बिलीवर्डीन जो है वो रिड्यूस हुआ बिलीरुबिन में। अब इस बिलीरुबिन को हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है कि हमारा बिलीरुबिन जो है वो 3 टाइप का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल, यानी कि कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों को मिला देंगे तो टोटल बिलीरुबिन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा क्या बना, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। अब इनडायरेक्ट बिलीरुबिन मतलब कि हमारे पास क्या आ गया है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। अब हमारी बॉडी में तो इतना सारी पानी भरा है भाई, इसको हम कैसे मूव करवाएंगे, ठीक है। तो ये तो निकल ही नहीं सकता, ये तो फंस जाएगा अंदर। तो इसको वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए हम लेके जाएंगे कहाँ पे, लीवर में, ठीक है। तो ये लीवर में लेके जाएगा इसको, लेकिन इसको किसी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये क्या करेगा, मैक्रोफेज से फिर ये चला जाएगा कहाँ पे, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ गया, हमारे सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में आने के बाद में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में जैसे एल्बुमिन प्रेजेंट है, तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा, एल्बुमिन के साथ, ठीक है। एल्बुमिन और यूसीबी दोनों बाइंड हो गए। अब ये एल्बुमिन क्या करता है, ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है, मतलब कि इसको ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टर मिल गया। तो ये एल्बुमिन इस यूसीबी को लेके जाएगा किसके पास में, लीवर के पास में। लीवर के पास में जाने के बाद ये क्या है, अभी वाटर इनसॉल्यूबल है, तो इसको वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए हम लीवर में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूसीबी जो है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे लीवर के अंदर। अब ये कहाँ आ गया है, ये कहाँ पे आ गया, अब लीवर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा यूसीबी, जो कि किससे बाइंड हुआ है, एल्बुमिन। एल्बुमिन मतलब कि इसको यहाँ पे लेके आया है। अब क्या होता है लीवर के अंदर, ये एल्बुमिन जो है वो तो बहुत काम की चीज़ है, तो इसको इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। तो क्या होता है कि एक एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम, यूजीटी, यानी कि यूजीटी एंजाइम के द्वारा, इस एंजाइम का फुल फॉर्म होता है यूरिडीन ग्लूकोरेनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। इस एंजाइम के द्वारा इस यूसीबी के साथ जो है कौन बाइंड हो जाता है, ग्लूकोरोनिक एसिड। अब ये एल्बुमिन यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ग्लूकोरोनिक एसिड,
ठीक है, ये यूसीबी किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, किसके द्वारा, यूजीटी यानी कि यूरिडीन ग्लूकेरेनाइड ट्रांसफरेज। ये एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूजीटी। ठीक है, तो ये यूजीटी के द्वारा ये यूसीबी जो है वो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ बाइंड होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, सीबी यानी कि कंजुगेटेड बिलीरुबिन में, जिसे हम डायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहते हैं। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे एस्टिमेशन में तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीबी में यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये क्या बन गया है हमारा, वाटर सोल्यूबल। क्या बन गया है, वाटर सोल्यूबल, मतलब कि अब हम इसको हमारी बॉडी से टाटा बाय बाय करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमको इसको निकालना है बाहर। अब ये क्या है, एक पिगमेंट है, बिलीरुबिन क्या है, एक पिगमेंट है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, बाइल के अंदर। याद करो कि बाइल जब बना था तो वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू कहाँ पे गया था, सॉरी हिपैटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पे गया था, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये भी क्या है, बिलीरुबिन है जो कि बाइल के अंदर प्रेजेंट है। तो अब ये जाएगा कहाँ पे, हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर आ गया है। गॉल ब्लैडर के अंदर के आने के बाद फिर इसको बाहर भी तो भेजना होगा, अंदर तो रख नहीं सकते। तो जब हमारा बाइल निकलेगा तब ये भी निकलेगा। ठीक है, ये जाएगा अब हमारा कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। अब ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में जाने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, यूरोबिलिनोजन में, यूरोबिलिनोजन में। कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा। इंटेस्टाइन में से माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस कंजुगेटेड बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये 90% जो यूरोबिलिनोजन है, 90% जो यूरोबिलिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्कोबिलिनोजन में। स्टार्कोबिलिनोजन में। ठीक है, अब ये स्टार्कोबिलिनोजन जो है वो स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसी स्टार्कोबिलिनोजन के कारण स्टूल का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आया कि स्टूल का कलर जो है वो ब्राउन कलर का क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्कोबिलिनोजन। ठीक है, अब ये 90% तो स्टूल के थ्रू रिमूव कर दिया हमने, अब ये जो 10% बचा है इसको भी तो रिमूव करना होगा। तो ये जो यूरोबिलिनोजन है वापस से चला जाता है कहाँ पे, सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में मतलब कि ब्लड में गया। अब ब्लड कहाँ पे जाएगा, किडनी में। ठीक है, कहाँ जाएगा, किडनी में चला जाएगा। और किडनी में जब किडनी में ब्लड फिल्टर होगा तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो यूरोबिलिन था 10% वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। और इसी कारण से यूरिन का कलर जो है वो येलो होता है। एक और पॉइंट हुआ कि यूरिन का कलर येलो क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन। तो ये हमने देखा कि बिलीरुबिन कैसे बनता है। ठीक है, तो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है कि बिलीरुबिन कैसे बनता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बिलीरुबिन के एस्टिमेशन को देखते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू टोटल बिलीरुबिन क्या होता है। तो बिलीरुबिन का एस्टिमेशन हम क्यों करते हैं, जॉइंटिस को डायग्नोसिस करने के लिए हम बिलीरुबिन टेस्ट लगाते हैं। जॉइंटिस क्या होता है इसके बारे में हम अलग क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम यहाँ पे जॉइंटिस के बारे में बात नहीं करेंगे। बस हाँ, बिलीरुबिन टेस्ट जो है वो जॉइंटिस को डायग्नोसिस करने के लिए हम करते हैं। अगर किसी पेशेंट को जॉइंटिस है तो उसका बिलीरुबिन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एस्टिमेशन कैसे करते हैं। एम हमारा यहाँ पे क्या है, टू एस्टिमेट बिलीरुबिन इन सीरम। ठीक है, इसमें हमें सीरम में हम देखते हैं कि बिलीरुबिन कितना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सीरम है जिसमें जो कि जिस पेशेंट को क्या है, जॉइंटिस है। ठीक है, जॉइंटिस वाले पेशेंट का हमने सीरम लिया है। रिक्वायरमेंट में हमें यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, पीपेट, स्टॉप वॉच और रिएजेंट कौन सा हम यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं, डाईएजो रिएजेंट। अब ये डाईएजो रिएजेंट क्या है, ये डाईएजो रिएजेंट जो है वो भी दो रिएजेंट से मिलकर बना हुआ होता है, ए और बी। ये जो ए है इसमें प्रेजेंट होता है सल्फेनिलिक एसिड और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और रिएजेंट बी में हमारा प्रेजेंट होता है सोडियम नाइट्रेट और डिस्टिल वाटर। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ होता है, डाईएजो रिएजेंट। एक और रिएजेंट होता है मेथनॉल और कैफीन, ये जो कि एक्सीलेटर का काम करता है।
एक्सीलेटर का काम क्या करता है वो भी हम आगे प्रिंसिपल में देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेथड, यहाँ पे हम दो मेथड ले रहे हैं, जेंड्रेसिक-क्रॉफ मेथड और मेलोनी-एविलियन मेथड, ठीक है। दो मेथड इसलिए क्योंकि ये दोनों ही मेथड जो है वो वेंडनबर्ग डाइएज़ो रिएक्शन पे बेस्ड है। तो प्रिंसिपल देखते हैं डाइएज़ो रिएक्शन का कि क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के बिलिरुबिन है, कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड और बोथ बिलिरुबिन, जिसे हम टोटल बिलिरुबिन कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट बिलिरुबिन की, यानी कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन की, जो कि वाटर में सॉल्युबल है। ये क्या है? वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन वाटर में सॉल्युबल है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन में क्या होता है कि ये बिलिरुबिन जो है, यानी कि यहाँ पे हमने पेशेंट का सीरम लिया है जिसके अंदर बिलिरुबिन प्रेजेंट है, यानी कि जिस पेशेंट को जॉइंडिस है उसका हमने सीरम लिया है। अगर यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट है, यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन प्रेजेंट है, तो वो इसके साथ रिएक्ट करके कलर शो करेगा। इनडायरेक्ट प्रेजेंट है तो वो कलर शो करेगा, और अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो भी वो कलर शो करेगा। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन हम इसे कहते हैं, तो ये बिलिरुबिन बाइंड करेगा किसके साथ में? डाइएज़ो रिएजेंट के साथ में। अब डाइएज़ो रिएजेंट में क्या क्या प्रेजेंट है? सल्फेनिलिक एसिड, HCl, सोडियम नाइट्रेट और डिस्टिल वाटर। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है, तो ये इसके साथ डाइएज़ो रिएजेंट के साथ बाइंड हो सकता है क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है। तो ये डायरेक्ट इससे डाइएज़ो रिएजेंट से बाइंड होता है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट इस डाइएज़ो रिएजेंट से बाइंड हो जाता है और कलर शो करता है, एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम कहते हैं एजो बिलिरुबिन, जो कि पर्पल कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अब्जॉर्बेंस को मेजर कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन अगर प्रेजेंट है तो वो इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करता है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। सेकेंड बात आती है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन पे। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन मतलब कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अब ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वाटर में इनसॉल्युबल है। अब ये जो डाइएज़ो रिएजेंट है हमारे पास, इसमें तो पानी प्रेजेंट है, मतलब कि ये इसमें तो सॉल्युबल ही नहीं है। तो उसके लिए भी हमने जुगाड़ किया है कि ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, यानी कि हमने सीरम को डाइएज़ो रिएजेंट में मिक्स किया। इसमें मिक्स करने के बाद में अब ये दोनों बाइंड नहीं होंगे क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है? ऊपर बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, नीचे हमारा क्या है? डाइएज़ो रिएजेंट। ये दोनों से अलग अलग है क्योंकि ये बाइंड ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। तो हम इसमें एक एक रिएजेंट यूज़ करेंगे, एक्सीलेटर यूज़ करेंगे, जिसे हम कहते हैं मेथेनॉल, या फिर कैफीन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो मेथेनॉल या फिर कैफीन, जो कि एक्सीलेटर का काम करता है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये मेथेनॉल जो है वो इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के साथ बाइंड हो जाएगा। उसके बाद में, क्योंकि ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है, तो ये इसके साथ में जाके बाइंड हो सकता है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे एजो बिलिरुबिन, और वो पर्पल कलर का होता है। तो अगर कंजुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन होगी, डायरेक्ट रिएक्शन होगी। अनकंजुगेटेड प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट रिएक्शन होगी। टोटल बिलिरुबिन में अब कंजुगेटेड भी प्रेजेंट है और अनकंजुगेटेड भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर पेशेंट के अंदर दोनों ही बिलिरुबिन प्रेजेंट है, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड, तो वो दोनों बाइंड हो जाएंगे। कैसे होंगे? जैसा सेम प्रोसीजर इसमें था कि जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो तो डायरेक्ट डाइएज़ो रिएजेंट के साथ बाइंड हो जाएगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात किसकी आती है? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के लिए हमने क्या यूज़ में लिया है? मेथेनॉल। मेथेनॉल की हेल्प से बाकी का जो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये भी इसके साथ बाइंड हो जाएगा और एजो बिलिरुबिन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और वो जो कि डार्क पर्पल कलर का होता है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी प्रोसीजर देखते हैं कि इसकी प्रोसीजर क्या होती है। प्रोसीजर देखते हैं इसकी प्रोसीजर क्या होती है। तो पहले टोटल बिलिरुबिन की देखेंगे और फिर डायरेक्ट की। इनडायरेक्ट तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, टोटल बिलिरुबिन को माइनस करके डायरेक्ट बिलिरुबिन से। तो टोटल बिलिरुबिन में दो रिएजेंट हमारे पास होते हैं, L1 L2, और हमें यहाँ पे सीरम लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम दो ट्यूब लेंगे, एक तो ट्यूब लेंगे टेस्ट की और एक लेंगे ब्लैंक की। L1 रिएजेंट को हमें 1 ml दोनों में लेना है, और L2 रिएजेंट को हमें 20 माइक्रोलीटर जो है वो टेस्ट वाली ट्यूब में लेना है, और सीरम हम लेंगे यहाँ पे 50 माइक्रोलीटर, ठीक है। फिर अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन में, हम डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए दो ट्यूब लेंगे, टेस्ट और ब्लैंक, ठीक है। दो हमने इसके लिए ली, दो इसकी ले ली है। उसमें हम जो डायरेक्ट बिलिरुबिन के जो रिएजेंट है, इसमें L1 रिएजेंट को हम लेंगे 1 ml दोनों में,
और L2 रिएजेंट को हम टेस्ट वाली ट्यूब में लेंगे 20 माइक्रोलीटर और सीरम हम लेंगे 50 माइक्रोलीटर। प्रोसीजर सेम है, बस रिएजेंट अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए। मीजर द एब्जॉर्बेंस और एब्जॉर्बेंस को मीजर कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन इसकी कैसे करेंगे? कैलकुलेशन में हम डायरेक्ट और टोटल की बात करें तो एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट माइनस एब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लेक इंटू 10 जो है वो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन है। तो एब्जॉर्बेंस और टेस्ट की जो भी एब्जॉर्बेंस हमारी आई हम यहाँ पे लिख लेंगे, उसमें से जो एब्जॉर्बेंस आई है ब्लैंक की उसको हम माइनस कर लेंगे इंटू 10 और हमारा डायरेक्ट और टोटल बिलीरुबिन निकल के आ जाएगा। इनडायरेक्ट को हम कैसे निकालेंगे? टोटल बिलीरुबिन जो हमारा आया है उसको हम माइनस करेंगे डायरेक्ट बिलीरुबिन से, ठीक है। तो डायरेक्ट बिलीरुबिन, टोटल बिलीरुबिन से डायरेक्ट बिलीरुबिन को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, जो कि mg/dl में होता है। अब हम इसकी नॉर्मल वैल्यू और इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में देख लेते हैं। तो बिलीरुबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। मैं जब भी आपको नॉर्मल वैल्यू किसी की बताती हूँ तो हर बार बताती हूँ कि थोड़ा बहुत वेरिएशन हर बुक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बिलीरुबिन जो है हमारा उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.0 mg/dl और डायरेक्ट बिलीरुबिन की यहाँ पे 0.2 mg/dl और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की 0.5 mg/dl। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन सभी बुक में होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। पॉइंट का वेरिएशन जो है वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने पॉइंट का बोल दिया तो यहाँ पे 0.9 या 0.8 या ऐसे आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का वेरिएशन सब में होता है। तो अगर बिलीरुबिन का लेवल इससे इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? अगर इस नॉर्मल वैल्यू से बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनेमिया। हाइपर बिलीरुबिनेमिया मतलब कि बिलीरुबिन का लेवल क्या हो गया है? इंक्रीज होता है। और अगर बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज है मतलब कि उस पेशेंट को जॉइंडिस हो सकता है। जॉइंडिस जो है वो 3 टाइप का होता है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस। अभी हम यहाँ पे जॉइंडिस के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसकी अलग क्लास लेंगे जिसमें हम जॉइंडिस को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 टाइप का जॉइंडिस होता है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। अब यहाँ पे आप वर्ड को कैच करिए। हिपैटिक मतलब कि लीवर, ठीक है। तो प्री मतलब कि पहले, लीवर से पहले जो जॉइंडिस हो रहा है उसको हम प्री हिपैटिक कहते हैं। और हिपैटिक मतलब कि लीवर के अंदर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, लीवर डैमेज है, ठीक है। तो लीवर के अंदर जो भी हो रहा है मतलब कि जिसकी वजह से बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आ रहा है उसे हम कहते हैं हिपैटिक जॉइंडिस, ठीक है। पोस्ट हिपैटिक, अब हिपैटिक मतलब कि लीवर और पोस्ट मतलब कि बाद में, यानी कि लीवर के बाद में जो हो रहा है, बिलीरुबिन इंक्रीज आ रहा है लीवर के बाद में, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस, ठीक है। अब प्री हिपैटिक जॉइंडिस जो होता है उसमें उसे हम हीमोलाइटिक जॉइंडिस भी कहते हैं। हीमोलाइटिक जॉइंडिस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर एक्सेस रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा मात्रा में बनेगा। अब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कब बन रहा था? हिपैटिक यानी कि लीवर से पहले, ठीक है। लीवर से पहले हमारा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बन रहा था, किसके अंदर बन रहा था? मैक्रोफेज के अंदर। आपको याद करो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ठीक है, कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो मैक्रोफेज के अंदर बन रहा था। किसके द्वारा बन रहा था? आरबीसी के द्वारा, ठीक है। आरबीसी से हमारा क्या बन रहा था? बिलीरुबिन बन रहा था जो कि वाटर इनसॉल्युबल था, उसे हम अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कह रहे थे, ठीक है। तो ये लीवर से पहले की बात थी। उसके बाद में सर्कुलेशन में जाने के बाद में वो कहाँ पे जाता है? लीवर में जाता है। तो यहाँ पे अगर रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बनेगा। तो प्री हिपैटिक कंडीशन में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। हिपैटिक मतलब कि लीवर में कहीं ना कहीं डैमेज है, लीवर हमारा डैमेज है। तो हिपेटाइटिस जो डिसीज़ होती है या फिर सिरोसिस होती है, अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ होती है, तो इनमें क्या होता है कि हमारा लीवर जो है डैमेज हो जाता है, हमारे लीवर की सेल डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो अब हिपैटिक मतलब कि लीवर की बात आ रही है, तो ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ पे चला गया है? लीवर में, ठीक है। अब ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन से क्या बनता है? कंजुगेटेड बिलीरुबिन, मतलब कि लीवर में दोनों ही बिलीरुबिन प्रेजेंट है। देखिए, अगर हिपैटिक जॉइंडिस पेशेंट को होता है मतलब कि दोनों ही बिलीरुबिन जो है वो बढ़े हुए आ सकते हैं, ठीक है। तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी बढ़ा हुआ आएगा और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन भी बढ़ा हुआ आएगा हिपैटिक जॉइंडिस में। अब बात आती है पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस की, कि यहाँ से अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो इसमें आ गया लीवर में, लीवर से कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी बन गया है। अब ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन जाता है कहाँ पे? हमारे गॉल ब्लैडर के पास में, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में यहाँ पे हमारा कंजुगेटेड बिलीरुबिन चल गया।
अब पोस्ट हिपैटिक जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस भी कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन होना। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण वो आगे नहीं जा पाएगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस में कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसमें कौन सा बिलिरुबिन इंक्रीज होता है, मतलब कि कौन से जॉइंटिस में कौन सा बिलिरुबिन इंक्रीज होता है। तो आज हमने पढ़ा लीवर के बारे में, लीवर के फंक्शन के बारे में, बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म के बारे में और उसके एस्टिमेशन के बारे में। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लीवर फंक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने आज एक टॉपिक कवर कर लिया है बिलिरुबिन, ठीक है। उसमें अब हम अगला टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा एंजाइम के ऊपर, जिसमें एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्केलाइन फास्फेट, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।